हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयशंकर पांडे है और मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। और इसके बिहाफ़ पे मैं कुछ लैब में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स के बारे में कुछ डिटेल बताऊँगा, जो बहुत ही ज़रूरी है और हर मेडिकल एम्प्लॉइज़ को और मेडिकल पर्सन्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और मेरी फर्दर वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। लेट्स गो फॉर माय टॉपिक स्टरलाइजेशन। तो ये स्टरलाइजेशन का पार्ट है, ठीक। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं पहले बता रहा हूँ। तो स्टरलाइजेशन इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस एंड आर्टिकल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस और फंगस, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी सरफेस से, किसी भी आर्टिकल से रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। और इसके 3 टाइप्स होते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड रेडिएशन। ठीक है, तो मैं फिजिकल के बारे में अभी डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। फिजिकल का जो प्रोसेस होता है ये होता है फर्स्टली हीट और फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको करते हैं। ठीक है, हीट के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट जो होता है, ड्राई हीट का मतलब है कि सूखा हुआ स्टरलाइजेशन हीट के द्वारा। ठीक है, और एक स्टरलाइजेशन ऐसा होता है जिसमें हम मॉइस्चर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्ट हीट। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इसके 3 ये मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं: रेड रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। तो रेड हीट में क्या होता है कि हमारा जो स्टरलाइजेशन है वो हम बंसन बर्नर पे उस चीज को एकदम रेड कर देते हैं, जिससे उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कंप्लीटली मर जाए और वहां से रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, फ्लेमिंग क्या होता है? फ्लेमिंग जो होता है जस्ट लाइक लैब में हम ऐसे करते हैं कि जो फ्लेम होता है, फ्लेम के ऊपर हमें ग्लास स्लाइड्स जो होती है या ग्लास वेयर्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करना होता है। जस्ट हम उसके ऊपर से मूव कराते हैं और जो स्टरलाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है बाय हीट। ठीक है, फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक क्लोज सिस्टम होता है जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट के जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इंसिनरेट करते हैं, मतलब बर्न करते हैं। ठीक है, क्लोज और इलेक्ट्रिक मेथड होता है। उसके बाद आता है हॉट एयर ओवन। ये जो मेथड होता है ये हम लैब में यूज करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स के लिए। ग्लासवेयर्स को हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 2 घंटे के लिए। ठीक है, और इसको स्टरलाइज करने के बाद फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में 3 टाइप्स होते हैं: बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, above 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड at 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड above 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर। ठीक है, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो इसका एग्जांपल है पास्चुराइजेशन होता है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। जो मार्केट में हमें मिल्क मिलता है वो पैकेट वाला, वो उस पे पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा होता है। वो इसका मतलब यही होता है कि वो मिल्क बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुराइज किया गया है और इसके जो तरीका होता है वो एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट्स के लिए इसे होल्डिंग मेथड से पास्चुराइज करते हैं। मतलब 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट्स के लिए इसको हम होल्ड करके रखते हैं। मतलब ये टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है 30 मिनट्स के लिए, जिस पर जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो ओपन होते जाते हैं और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग में जस्ट लाइक नॉर्मल बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमें सबको पता है कि बैक्टीरिया और वायरसेस और सारी चीज़ें मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है टिंटलाइजेशन। टिंटलाइजेशन जो होता है एट 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 सक्सेसिव
मतलब 2 दिनों तक लगातार इसको किया जाता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक को रखा जाता है, ठीक? जिससे टिंगलाइजेशन हो जाता है और एग जो है वो स्टरलाइज़ हो जाता है, ठीक? फिर उसके बाद आते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 एलबी पर स्क्वायर इंच प्रेशर के साथ 15 मिनट के लिए हम किसी भी चीज को स्टरलाइज करते हैं मॉइस्ट में, अंडर वाटर मतलब स्टीम में, तो उससे स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि अंडर प्रेशर होता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अंडर प्रेशर क्रिएट होने के नाते और हाई टेम्परेचर के नाते। इसका जो एग्जांपल है जो इसमें यूज किया जाता है वो है ऑटोक्लेव। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक मेथड होता है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। जैसे आरओ वाटर में हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन्स, मतलब फिल्टर में हम जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वही होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, जिससे स्टरलाइजेशन का ही काम होता है। मतलब हम फिल्टर कर लेते हैं उसमें मेम्ब्रेन फिल्टर में, सिरिंज फिल्टर आती है मेम्ब्रेन फिल्टर में, किसी भी चीज को सेपरेट करना, वाटर सेपरेशन हो गया, फिर सीरम सेपरेशन हो गया, इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम मेम्ब्रेन्स का यूज़ करते हैं। और मेम्ब्रेन से हम अलग अलग तरीके की मेम्ब्रेन भी यूज़ करते हैं, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फुली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। फिर उसके बाद आता है हेपा फिल्टर। ये एयर फिल्टर होता है। जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, किसी मॉल्स में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बड़े फर्म्स में, तो वहाँ पर एंट्री गेट पे ही एक एयर फिल्टर लगा होता है जो हाई प्रेशर से फिल्टर एयर फ्लो करता है, जिससे हमारे ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रिमूव हो जाए हमारे बॉडी से। और वो फिल्टर जो होता है उसको हाई एफिशिएंसी फिल्टर बोलते हैं, ठीक? उसका आता है डेप्थ फिल्टर। नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आते हैं एल्कोहल्स, डाइज, एल्डिहाइड्स, गैसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हैलोजेंस एंड फिनॉल्स, ठीक है? एल्कोहल्स में इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो 95% अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो 99.9% अल्कोहल होता है। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो 70% होता है। ये सारे अल्कोहल्स यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। फिर डाइज यूज की जाती हैं। डाइज में जो भी रोमन वेस्की डाइज होती हैं, एसिड और बेस डाइज होती हैं, वो सारी डाइज हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो डाइज का बेस होता है वो अल्कोहल ही होता है, अल्कोहल या एल्डिहाइड्स होता है। और अल्कोहल और एल्डिहाइड्स जो भी हैं ये स्टरलाइजेशन के काम आते हैं। फिर एल्डिहाइड्स में आता है कॉमनली एग्जांपल आप देख सकते हैं ग्लूटाराल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ग्लूटाराल्डिहाइड जो होता है ये भी स्टरलाइजेशन का काम आता है। फॉर्मल्डिहाइड होती है, फॉर्मल्डिहाइड गैस भी हम यूज करते हैं और फॉर्मेलिन भी हम यूज करते हैं। ये दोनों हमारे काम आता है स्टरलाइजेशन के। एल्डिहाइड जो होता है ये जैसे टिश्यूज के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। गैसेस में इथिलीन ऑक्साइड गैस जो होती है इससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो आते हैं स्टरलाइज होके, तो हम कमर्शियली इनका यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का। जैसे हमारी जो सिरिंज हम यूज करते हैं उसमें स्टरलाइजेशन उसको हम करते हैं इथिलीन ऑक्साइड से, और उस पर लिखा भी होता है स्टरलाइज बाई EO, ठीक? फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है। फॉर्मल्डिहाइड गैस से हम ओटी को स्टरलाइज करते हैं। ऑपरेशन थिएटर जो स्टरलाइज होता है वो हम फॉर्मल्डिहाइड गैस से करते हैं। जिससे इसको करने का तरीका है कि हम ओटी रूम में 24 आवर के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस को बॉटल से ओपन करके रख देते हैं, जिससे स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस होती है, हम इससे स्टरलाइजेशन करते हैं, मतलब क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद पैरासिटिक एसिड होता है, इससे हम ऑक्सीडाइजिंग करता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन कर देता है। फिर हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस में बेटाडीन कॉमनली हम यूज करते हैं। उसके बाद हाइपोक्लोराइड होता है। हाइपोक्लोराइड हम कॉमनली यूज करते हैं, वाइडली यूज किया जाने वाला
जो सबसे बेस्ट केमिकल मेथड है वो है हाइपोक्लोराइड, जो हम हॉस्पिटल्स में और एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कोविड के टाइम में किया गया था। फिर फेनॉल्स होते हैं, फेनॉल्स में कॉमनली हम लोग घर में यूज़ करते हैं और सब कॉमनली यूज़ करते हैं। फेनॉल्स जो होते हैं उसमें लाइजोल, डेटॉल और सेवलॉन्स आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फेनॉल्स केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए। ये इसके बाद आते हैं रेडिएशन मेथड में। रेडिएशन मेथड को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक, मतलब क्योंकि इसमें हीट नहीं जनरेट होती है इसलिए इस स्टरलाइजेशन को बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। ये दो तरीके का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में मतलब आयंस यूज होते हैं और नॉन आयोनाइजिंग में आयंस यूज नहीं होते हैं। तो हमें पता है कि एक्सरे और गामा रे जो होती हैं इसमें आयंस यूज होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स यूज होते हैं जो आयनिक होते हैं और बेस्ट भी होते हैं। इनके द्वारा बहुत सी जो मास में स्टरलाइजेशन किया जाता है वो हम इन मेथड्स को यूज करके करते हैं। एग्जांपल जैसे हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये अगर मास में कहीं से प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सबसे इजी और सबसे कॉमनेस्ट जो होता है वो नॉन आयनाइजिंग यूवी रेज होता है। जैसे सनलाइट में यूवी रेज और इंफ्रारेड दोनों होती है। यूवी रेज को हम लैब में भी यूज करते हैं जब जो केमिकल जो मीडिया हम बनाते हैं, मीडिया को बनाने के बाद उसको हम स्टरलाइज करते हैं। तो पोरिंग के टाइम पे हम इस चीज का ध्यान रखें कि यूवी रेज में इसलिए करते हैं कि यूवी रेज में पोर करते समय कल्चर मीडिया को इस जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐड नहीं होगा, इसलिए हम यूवी रेज के अंडर में करते हैं। जो यूवी रेज कैबिनेट्स में होते हैं लेमिनार एयर फ्लोज में। और इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड इनविजिबल रेज को बोलते हैं, इससे भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं और घर में यूज किया जाता है। जैसे घर में कपड़े धुले जाते हैं, कपड़े धुलने के बाद उसको स्टरलाइज करने के लिए हम धूप में सुखाते हैं, जिसमें सनलाइट में ये दोनों रेज पाई जाती हैं और ये स्टरलाइजेशन कंप्लीट कर देती हैं।